नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है। ठीक भाई, ये जो लेक्चर है ये चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स हम समुच्चय के प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने एक टाइप ऑफ सेट का लेक्चर नंबर सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। कौन सा? रिक्त समुच्चय, या फिर एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर वॉइड सेट। और सेकंड जो टाइप है वो है सिंगलेटन सेट या एकल समुच्चय। अब देखिए, जो पहला टाइप था समुच्चय का, उसमें हमने समुच्चय देखा था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय होता क्या है कि वह समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको किससे व्यक्त करते हो आप? इसको व्यक्त करते हैं हम फाई या फिर इस सिंबल के द्वारा। क्या करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं सिंबल या फिर मीन्स संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वो तो रिक्त समुच्चय की बात थी जहां पे एक भी अवयव न थे। मान के चलिए इस सेट में अवयवों की संख्या कितनी है? टोटली एक है। आपने मान लिया कि माना जाए सेट में ओनली कितने अवयव है? संख्या में एक अवयव है। ठीक है, अब एक अवयव है तो सेट का कोई ना कोई टाइप तो होगा ही होगा। भाई कौन सा टाइप का सेट या फिर किस टाइप का ये सेट है? देखिए, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई, कौन सा कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है, या फिर सिंगल सेट या फिर सिंगलेटन सेट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह समुच्चय जिसमें केवल वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई, कौन सा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई, अब देखिए, एकल समुच्चय कहलाता है या मतलब आप क्या कह सकते हो कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? टोटल अवयवों की संख्या एक है। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं कि भाई कौन कौन से जो भी सेट है वो एक सिंगलेटन सेट या सिंगल सेट है, या दैट मींस एकल समुच्चय है। तो देखो, आप एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप एक एग्जांपल लीजिए सेट का ए। ठीक है, जिसमें उन प्राकृत संख्याओं के लीजिए जो कि कहां से कहां विद्यमान हो, जो कि आप मान लीजिए कि 2 से 4 के मध्य विद्यमान हो। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि सेट ए में आप एक संख्या लीजिए, या फिर सेट ए में आप एक एलिमेंट लीजिए x। ठीक है, वो x किस प्रकार का है कि वो x 2 से लेकर 4 के बीच में। ठीक है भाई, ये जो x है ये किसके बीच में है? 2 और 4 के बीच में। साथ के साथ ये x क्या है? ये x नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, ये x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखिए, ये जो सेट है ये सेट क्या है? एकल समुच्चय। क्योंकि आपको पता है प्राकृत संख्या 2 और 4 के मध्य कौन सी संख्या विद्यमान होती है? हमेशा केवल एक ही प्राकृत संख्या 3 विद्यमान होती है। तो कहने का मतलब है कि इस समुच्चय के नियम रूप को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? सारणी रूप में आप इसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेट है वो कैसा सेट है? सिंगल सेट या फिर एकल समुच्चय। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखिए, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है भाई, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है? निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है
0 0, ठीक है। क्या होता है? 0 0 होता है, ठीक है। निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु 0 0 होता है, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा ले लीजिए। आपकी बार आपने सेट ले लिया y, ठीक है। इसमें आपने एक बहुपद ले लिया p ऑफ x, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? एक बहुपद ले लिया p ऑफ x, ठीक है। वो किस प्रकार से है कि, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इस सेट में आपने क्या लिया? इस सेट में आपने एलिमेंट ले लिए x, ठीक है। इस सेट में आपने एलिमेंट के ले लिए x, और वो x क्या है? वो x इस बहुपद समीकरण के क्या है? रूट है। वो x क्या है? इस बहुपद समीकरण के रूट है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से रूट होंगे? आपको पता है x² माइनस 4x प्लस 4 क्या है? 0। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, दैट मीन्स x माइनस 2 बराबर 0, और x माइनस 2 बराबर 0 है, तो आपको क्या कह सकते हो कि x बराबर 2। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि इस सेट में ओनली कितने एलिमेंट होंगे? एक ही एलिमेंट होगा, 2। एक बात ध्यान रखना, इस द्विघात समीकरण के रूट क्या आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं। तो आपको हमेशा जब भी समुच्चय में अवयव लिखते हो तो कभी भी अवयव रिपीट नहीं होते। आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि समुच्चय में अवयवों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, और समुच्चय में अवयवों के क्रम का भी कोई निश्चित स्थान नहीं है। मतलब अगर उनका समुच्चय, किसी भी समुच्चय में अवयवों का अगर क्रम परिवर्तन कर दे तो समुच्चय परिवर्तित नहीं होगा। जैसे देखो, आपने सेट ले लिया x, इस सेट x में एलिमेंट है 1 और 2, और दूसरे सेट है y, इसमें एलिमेंट है 2 और 1, ठीक है। तो ये दोनों समुच्चय अलग नहीं है, दोनों के दोनों समुच्चय क्या है? समान है। मतलब आप समुच्चय में अवयवों का स्थान परिवर्तन कीजिए तो भी समुच्चय चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि समुच्चयों में कभी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, साथ ही साथ समुच्चय में अवयवों का क्रम परिवर्तन करने पर भी समुच्चय परिवर्तित नहीं होता। तो ये जो एग्जांपल है ये आपके एकल समुच्चय के एग्जांपल है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो टाइप आता है वो सेट का, वो आता है परिमित समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है आपका परिमित समुच्चय। तो थर्ड टाइप हो गया आपका परिमित समुच्चय, ठीक है। थर्ड आपका टाइप हो गया परिमित समुच्चय। अब देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय को इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फाइनाइट सेट। आप देखो, फाइनाइट सेट होते क्या है या परिमित समुच्चय क्या होते हैं? देखिए, आपने ये सेट लिया, सेट ए, ठीक है। इस सेट में एलिमेंट कितने हैं बताइए? कितने एलिमेंट है संख्या में? एक एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पर जाइए। इस सेट में कितने एलिमेंट है? एक प्रतिच्छेदन बिंदु की बात कर रहे हैं, तो कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं निर्देशांक अक्षों की? केवल एक, और वो कौन सा? 0 0, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जांपल के अंदर जाइए, इस एग्जांपल के अंदर, सॉरी इस सेट के अंदर जाइए, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? टोटल एलिमेंट है 1। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि इन तीनों सेटों में या इन तीनों समुच्चयों में आप अवयवों की संख्या गिन पा रहे हो। कहने का मतलब है अवयवों की संख्या गिन पा रहे हो, मतलब आप क्या कह सकते हो कि उसमें कितने अवयव हैं? उसमें परिमित अवयव या सीमित अवयव है, मतलब एक निश्चित अवयव है। कहने का मीनिंग क्या है कि इन समुच्चयों में कितने अवयव हैं? कुछ निश्चित या सीमित अवयव, ठीक है। क्या है? कुछ निश्चित या सीमित अवयव है। तो परिमित समुच्चय की डेफिनेशन होती है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन दे तो आप ये कह सकते हो कि वह समुच्चय जिसमें आप अवयवों की संख्या गिन सके, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो परिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्या हो गई कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित हो, सीमित
या निश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई, कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। ये तो आपकी एक डेफिनेशन हो गई कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। सेकंड देखिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई, परिमित समुच्चय कहलाता है। कौन सा कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। एक बात बताइए, रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं? रिक्त समुच्चय में बताइए कितने अवयव होते हैं? अवयवों की संख्या होती है टोटल 0। कहने मतलब है आप अवयवों की संख्या गिन पा रहे हो ना, तो इसमें कितने अवयव है? टोटल 0 अवयव है। ठीक है, उसमें 0 अवयव का आप क्या कह सकते हो कि जितने भी रिक्त समुच्चय के उदाहरण है वो सभी के सभी कैसे समुच्चय? परिमित समुच्चय। इसी प्रकार एकल समुच्चय की बात करो, एकल समुच्चय में कितने अवयव होते हैं? टोटल 1 अवयव होते हैं। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि जितने भी एकल समुच्चय के उदाहरण है वो कैसे समुच्चय है? सभी के सभी वो परिमित समुच्चय है। ठीक है, वो कैसे समुच्चय है? परिमित समुच्चय। तो एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो कि सभी रिक्त समुच्चय व सभी एकल समुच्चय व सभी एकल समुच्चय परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक भाई, क्या है? परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आप ये तो आपने एग्जांपल ले लिया। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल नंबर सेकंड देख लीजिए। आपने सेट लिया बी और इसके अंदर क्या है एलिमेंट? इसके अंदर है सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। तो बताइए कितने स्वर है इस सेट के अंदर? 5। मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो मींस इस सेट के एलिमेंट्स की संख्या क्या कर पा रहे हो? काउंट कर पा रहे हो। ये सेट कैसा हो गया? ये सेट फाइनाइट सेट हो गया या फिर परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया आपका फाइनाइट सेट का। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आता है आप प्रथम 10 प्राकृत संख्या लीजिए। ठीक है, आप प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं लीजिए। तो थर्ड एग्जांपल देखो इसका, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किससे व्यक्त कर दो आप इसको? सी से। और इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? इसमें टोटल संख्याएं आ जाएंगी 10। ठीक है, इसमें कितनी आ जाएंगी टोटल? इसमें संख्याएं आ जाएंगी 10, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृत संख्या है। ये किसका एग्जांपल हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका परिमित समुच्चय के बाद नेक्स्ट आता है अपरिमित समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट, या फिर कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इस इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आपने अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़े या जितने भी सेट के टाइप पढ़े, आपने देखा कि उसमें सभी के सभी समुच्चय कैसे थे? परिमित समुच्चय थे।
भाई रिक्त समुच्चय तो परिमित होता है क्योंकि उसमें कितने अवयव होते हैं, 0, मतलब आप अवयव की संख्या गिन पा रहे हैं। इसी प्रकार एकल समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होती है, 1, मतलब आप अवयव की संख्या गिन पा रहे हो, तो वो एकल समुच्चय में क्या हो गए, परिमित समुच्चय। इसी प्रकार दूसरे भी आपने कई एग्जांपल्स लिए थे, जैसे ये एग्जांपल था, एक ये वाला एग्जांपल था। तो जितने भी आपने एग्जांपल्स लिए ये सभी के सभी क्या है, फाइनाइट सेट के एग्जांपल है, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या आप गिन पा रहे हो। मान के चलिए कि कोई समुच्चय ऐसा है जिसमें अवयवों की संख्या नहीं गिन पा रहे हो, ठीक है। मान के चलिए कोई समुच्चय आपके पास ऐसा मिल गया जिसमें अवयवों की संख्या नहीं गिन पा रहे हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो समुच्चय क्या कहलाएगा, ठीक है। वो समुच्चय क्या कहलाएगा, या एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, मतलब निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, उसमें अवयवों की संख्या फिक्स ना हो, तो वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, तो वो समुच्चय कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट या फिर अपरिमित समुच्चय। कहने का मीनिंग है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी ना जा सके, कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट या फिर अपरिमित समुच्चय, ठीक है। कौन सा, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। या दूसरी डेफिनेशन में कहो तो आप ये कह सकते हो कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित नहीं हो, कौन सा कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित ना हो, सीमित या निश्चित नहीं हो, सीमित या निश्चित नहीं हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है भाई। कौन सा कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन देखिए आप, या फिर वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सके, कौन सा कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक भाई। कौन सा कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक भाई। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। आप देखिए अपरिमित समुच्चय के एग्जांपल, ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप अपरिमित समुच्चय के एग्जांपल। जैसे आप मान के चलिए कि आपने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया, तो बताइए इसमें कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है इसके अंदर, टोटल इसके अंदर है कितनी संख्याएं हैं, इसके अंदर आप संख्या गिन सकते हैं। क्या आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर जितनी भी संख्याएं, क्या उनको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार चलो हम उसकी नहीं दूसरे सेट की बात कर लेते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय की बात करो तो पूर्णांकों के समुच्चय के, क्या उसके अंदर आप जितनी भी संख्याएं हैं क्या काउंट कर पा रहे हो उनको, नहीं कर सकते ना आप। इसी प्रकार आप वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं को भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो ये जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ, पूर्ण संख्याओं का हुआ, पूर्णांकों का हुआ, परिमेय का हुआ, अपरिमेय का हुआ और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जितने भी संख्या पद्धति में जितने भी समुच्चय हैं, ये सभी के सभी कैसे समुच्चय हैं, ये सभी के सभी अपरिमित समुच्चय हैं, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते कि इसमें कितने अवयव है। तो एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले इसका उदाहरण प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है भाई। कौन सा आएगा इसमें, फर्स्ट आएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है भाई। कौन सा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किससे व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना,
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से व्यक्त करता है, लेकिन साथ में इसके लेफ्ट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ जरूर करते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा ड्रॉ जरूर करते हैं। तो इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से, और किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि एन में एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने एलिमेंट है टोटल इसमें? इनफाइनाइट एलिमेंट है, मतलब आप अवयवों की संख्या नहीं गिन पा रहे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कौन सा आ रहा है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए किससे व्यक्त करते हैं इसको? इसको व्यक्त करते हैं W से। ठीक है, इसको किससे व्यक्त करते हैं? W से। और इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी? इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की संख्या में सिर्फ एक संख्या को छोड़कर, कौन सी? 0। कहने का मतलब है इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा होती है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो। ठीक है, कहने का मीन्स है एन और डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है कि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड एग्जांपल पूर्णांकों का समुच्चय। थर्ड आता है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है भाई, कौन सा आता है? पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए इसको पूर्णांकों के समुच्चय किससे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं Z से या फिर I से। किससे व्यक्त करते हैं? Z से व्यक्त करते हैं या फिर I से व्यक्त करते हैं। और इसमें संख्या कहां से कहां तक होती है? इसमें तो 1 से इन्फिनिटी होती है, इसमें 0 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन आपके वर्ष में कहां से कहां होती है? इसमें -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। फोर्थ देखिए आप, इसके बाद फोर्थ आता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फोर्थ आता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। कौन क्या होती है परिमेय संख्या? तो देखिए वे संख्याएं जो p/q रूप की हो, वे संख्याएं जो p/q रूप की हो, जहां p और q पूर्णांक हो और साथ के साथ q क्या हो? 0 नहीं हो। साथ के साथ q क्या हो? नॉन जीरो पूर्णांक हो, और p क्या हो? पूर्णांक हो। तो इस रूप की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? इस रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इस रूप की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और इसके सेट को किससे व्यक्त करते हैं? Q से व्यक्त करते हैं, जहां पे ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल नंबर 5, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं? इसको तो हमने व्यक्त किया Q से, और हमेशा इसको व्यक्त करते हैं Q कॉम्प्लीमेंट से। और इसमें कौन कौन सी संख्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, पाई, ई, लॉग, जितनी भी टाइप की सभी संख्याएं ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद लास्ट आपका एग्जांपल आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, लास्ट आता है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किससे व्यक्त करता है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हमेशा कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, और इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये इस वास्तविक संख्या के समुच्चय में कौन कौन सी संख्या सम्मिलित होती है? परिमेय संख्या सम्मिलित होती है और अपरिमेय संख्या सम्मिलित होती है। मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय
कि अगर संख्याओं को आप ऐड कर दो, मतलब दोनों को आप सम्मिलित कर लो, तो जो नया सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसको आर से व्यक्त करते हैं, डिफाइन किस प्रकार करते हैं, आर बराबर क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको पूरा बोलते हैं, इसको भी हम बताएंगे क्या होता है ये, और इस यूनियन को भी हम बताएंगे कि ये यूनियन होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका चौथा टाइप कंप्लीट होता हुआ सेट था। ठीक है, जहां पे चौथा टाइप कौन सा था, इनफाइनाइट सेट था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखिए सेट का, नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका है समान समुच्चय। समान नहीं, इससे पहले देखिए आप तुल्य समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय से पहले देखिए तुल्य समुच्चय, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो पांचवा टाइप देखिए, पांचवा टाइप है तुल्य समुच्चय। ठीक है, कौन सा है, तुल्य समुच्चय, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। वो आपको, आप देखते हो नाम से आपको पता चल रहा है कि नाम क्या है, तुल्य समुच्चय। कहने का मतलब आपकी बार आपको करना क्या है, अब की बार आपको एक सेट नहीं लेना, अब की बार कितने लेने हैं सेट, टोटल 2 लेने हैं, और दोनों की क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। अब की बार क्या करना है, 2 समुच्चय लेने हैं, उन 2 समुच्चयों की तुलना करनी है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, किस दृष्टिकोण से करनी है, ये बताएंगे आपको। मान के चलिए सेट ए में 5 एलिमेंट। ठीक है, मान के चलिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5, और सेट बी में भी कितने एलिमेंट है, 5। ठीक है, सेट ए में भी 5 एलिमेंट है, सेट बी में भी 5 एलिमेंट है। अब देखिए इसमें तो एलिमेंट कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और सेट बी में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप देखते हो दोनों सेटों में एलिमेंट्स की संख्या तो क्या है, समान है। इसमें भी जितने एलिमेंट है उससे उतने ही एलिमेंट किसमें है, सेट बी में है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। लेकिन एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे तो एलिमेंट क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और यहाँ पे क्या है प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब देखिए, अब आप देखते हो दोनों सेटों में एलिमेंट बराबर है, जबकि सॉरी दोनों सेटों में एलिमेंट की संख्या बराबर है, लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। तो ये दोनों सेट क्या कहलाते हैं, ये दोनों सेट तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो डेफिनेशन होगी इसकी, कोई भी 2 समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या तो समान हो, लेकिन अवयव समान नहीं हो। दैट मीन्स अवयवों की संख्या समान है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है, लेकिन अवयव समान नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, माना ए और बी, माना ए और बी कोई 2 समुच्चय, माना ए और बी कोई 2 समुच्चय है, तब समुच्चय ए, तब समुच्चय ए समुच्चय बी के तुल्य समुच्चय कहलाता है। तब समुच्चय ए समुच्चय बी के तुल्य समुच्चय कहलाता है, तुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, लेकिन अवयव समान नहीं हो, ठीक है, लेकिन अवयव समान नहीं हो।
इसे इसे ए तुल्य बी से व्यक्त करते हैं, इसे ए तुल्य बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना जब भी कोई भी दो सेटों में एलिमेंट्स की संख्या समान हो लेकिन एलिमेंट समान नहीं हो तो वो दोनों सेट होंगे इक्विवेलेंट सेट या फिर तुल्य समुच्चय। और किस प्रकार से व्यक्त करोगे कि ए तुल्य है समुच्चय बी के, समुच्चय ए समुच्चय बी के तुल्य है, और इसको बोलते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ए इक्विवेलेंट टू बी। और इसका जो एग्जांपल है वो हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, इस सेट का एग्जांपल। एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया था अभी, जिसमें 5 एलिमेंट थे दोनों वाले सेटों में ए और बी में, जबकि सेट ए में जो 5 अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर थे, जबकि सेट बी में प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं थी। तो इस तुल्य समुच्चय के जो एग्जांपल्स हैं वो हम कल की क्लास में देंगे, और साथ ही साथ एक और सेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। तो आज का जो लेक्चर है वो ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।